अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रूस में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था जिसमें 22 अफराद सवार थे। सभी की लाशें बरामद किए जाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरजेंसी वज़रात के अफसरान ने पीर के रोज जानकारी देते हुए बताया है कि हेलीकॉप्टर में खास तौर से सयाह सवार थे। महलूकीन में पायलट टीम के 3 अराकीन भी शामिल हैं। अफसरान का कहना है कि यह हादसा कमचातिका इलाके में हुआ जो एक कदीम जजीरा है। वहां कई शोला फिशा है। यह इलाका अपनी खूबसूरत और घने जंगलों के लिए काफी मशहूर है। काबिल जिक्र यह है कि 19 मुसाफिर और पायलट के 3 अरकान के साथ एक MI-8 हेलीकॉप्टर ने वाचका जिद्दत से शोला फिशा के करीब से परवाज भरी थी, लेकिन परवाज भरने के कुछ ही देर बाद वो हादसे का शिकार हो गया। अगले दिन हेलीकॉप्टर का मलबा मिला जो इंतहाई टूट फूट वाली हालत में था। रूस की एक खबरसा एजेंसी ने इमरजेंसी वज़रात का हवाला देते हुए बताया है कि शदीद हादसा खराब मौसम में ठीक से दिखाई न देने के सबब हुआ है। रूस के सीनियर लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी के शाख ने पीर के रोज एक बयान में कहा है कि इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर के पुरख्चे एक बड़ी जंगली पहाड़ी की चोटी के करीब ढलान पर देखा गया है। इमरजेंसी वज़रात ने जानकारी देते हुए बताया था कि बचाव टीम ने कैंप लगाकर लोगों को तलाश करना शुरू किया है। हालांकि अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 22 अफराद हलाक हो गए हैं और उनकी लाशें भी बरामद कर ली गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों खुसूसन बीजेपी हुक्मरान रियासतों में मुस्लिम जायदादों पर हो रही गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है। इस दौरान अदालत उज़्मा ने सभी रियासतों के लिए गाइडलाइंस तैयार करने का इशारा दिया है। 2 रुकनी बेंच जिसमें BR गोये और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल है, उन्होंने इस सिलसिले में आइंदा समाअत की तारीख 17 सितंबर की मुकर्रर की है। अदालत ने फरीकैन को बुलडोजर एक्शन को काबू में करने के लिए आइंदा समाअत में गाइडलाइन से मुतालिक मशवरा पेश करने की हिदायत दी है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए सभी रियासतों को बुलडोजर पर रोक लगाने की गाइडलाइन बनाने से मुतालिक उसूल और जवाबी तैयार करने और अदालत के तबसरे का इस्तकबाल करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई रियासतों में चल रहे बुलडोजर कार्रवाई समाअत के दौरान वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि अगर कोई मुल्जिम है तो इसका घर कैसे मुनहदिम हो सकता है, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो, इसका घर मुनहदिम नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हमने अदालत से गुजारिश की थी कि किसी की मिल्कियत पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने एक बार फिर आप हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तकर्रियों में बेज़ाब्तगी और मिल्कियतों के गलत इस्तेमाल मामले में आपके ओखला से रुकन असेंबली और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की रिहाइश पर ED की छापामारी और फिर उन्हें हिरासत में लिया जाना आप हुकूमत में मौजूदगी और बदउनवानी और धोखाधड़ी की गहरी जड़ों की एक मिसाल है। अब दिल्ली की आवाम के सामने जाहिर हो गया है कि आपने बदउनवानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देवेंद्र यादव का कहना है कि ईमानदारी और शफाफियत का हलफ लेकर इख्तिदार में आई आप सबसे बदउनवान कमीशन से चलने वाली सियासी पार्टी साबित हुई है और अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी आप हुकूमत में मौजूद खराबी की एक मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा है कि अमानतुल्लाह खान बदउनवानी के लिए जांच एजेंसियों के जानिब से दायर आने वाले गालिबन 19वीं आप रुकन असेंबली है जो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और साबिक वजीर के नक्श कदम पर चलते हैं। देवेंद्र यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि दिल्ली कांग्रेस ने तकरीबन 3 साल कबल दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह खान की बदउनवानी के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ जांच का अमल शुरू करना पड़ा था। ED के जरिए गिरफ्तारी इसी अमल का नतीजा है। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस सदर ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि मुहिम के दौरान आप रुकन असेंबली और वज़ीर दाखिला लोगों का सामना कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सख्त तबसरा करते हुए मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई और कहा है कि कसूरवार होने पर भी किसी के मकान को मुनहदिम नहीं किया जा सकता है। साथ ही अदालत उज़्मा ने यह भी कहा है कि किसी नाजायज ढांचे को मुनहदिम करने के लिए पूरे कानूनी तरीके पर अमल किया जाना जरूरी है। इस मामले में लोकसभा हिज़ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी का एक बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी और गैर आईनी और नाइंसाफी पर मबनी सुप्रीम कोर्ट का तबसरा काबिल इस्तकबाल है।
راہل گاندھی نے یہ بیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیا. انہوں نے اپنے اس پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بلڈوزر کے نیچے انسانیت اور انصاف کو کچلنے والی بی جے پی کا آئین مخالف چہرہ اب ملک کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. بے لگام اقتدار کی علامت بن چکے بلڈوزر نے شہری حقوق کو کچل کر قانون کو مستقل تکبرانہ چیلنج پیش کیا ہے. راہل گاندھی نے بلڈوزر کارروائی پر اپنی فکر ظاہر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ فوری انصاف کی پس پشت حکمرانی بلڈوزر کے پہیوں کے نیچے اکثر بہوجنوں اور غریبوں کی ہی گھر گرہستی آتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس انتہائی حساس موضوع پر واضح گائیڈ لائن جاری کرے گا. کانگریس نے جموں کشمیر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے 6 امیدواروں پر مشتمل اپنی دوسری فہرست جاری کی ہے. اس میں جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی چیف طارق حمید کرا کو سینٹرل شوٹنگ سیٹ سے میدان میں اتارا گیا ہے. گزشتہ ہفتے کانگریس نے جموں کشمیر انتخابات کے لیے 9 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی تھی. جموں کشمیر ریاستی کانگریسی کمیٹی اور اس کے علاوہ پارٹی نے ریاست سے ممتاز خان، ماتا وشنو دیوی سے بھوپیندر جاموال، راجوری سے افتخار احمد اور شبیر احمد خان اور محمد شاہنواز چودھری کو میدان میں اتار دیا ہے. مذکورہ بالا انتخابی حلقوں میں دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے. پارٹی کے ذریعے اعلان کردہ امیدواروں کی مجموعی تعداد اب 15 ہو چکی ہے. یہ فہرست کانگریس کی مرکزی انتخابی کمیٹی کی تحریر میں ہوگی اور میٹنگ کے فوراً بعد جاری کی گئی، جس میں انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو آخری شکل دے دی گئی ہے. پارٹی انتخابات نیشنل کانفرنس کے ساتھ اتحاد میں لڑ رہی. کانگریس اور سابق پارٹی چیف راہل گاندھی، انچارج جنرل سیکرٹری سی وینوگوپال اور طارق حمید. جموں کشمیر کانگریس نے سیٹ بنٹوارے کے فارمولے کو آخری شکل دے دی ہے. دہلی ہائی کورٹ نے راجدھانی میں کچھ طبقات سے متعلق 30 لاکھ ووٹرز کی نام ووٹر لسٹ سے مبینہ طور پر ہٹائے جانے کے بارے میں تبصرے سے جڑے ہتک عزتی کے ایک معاملے میں وزیراعلیٰ اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے دیگر لیڈران کے خلاف کارروائی رد کرنے سے انکار کر دیا ہے. ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ موجودہ معاملے میں لگایا گیا الزام پہلی نظر میں ہتک آمیز ہے، جن کا مقصد بی جے پی کو بدنام کرنا اور نامناسب سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے. جسٹس انوپ کمار مہندی رتا نے ذیلی عدالت کے سامنے ہتک عزتی کی کارروائی کو چیلنج دینے والی کیجریوال اور 3 دیگر آپ کے سابق راجیہ سبھا رکن کے علاوہ عرضی خارج کر دی ہے. ہائی کورٹ نے 28 فروری 2020 کو ماتحت عدالت کے سامنے کارروائی پر روک لگا دی تھی. آج اس نے عبوری حکم کو رد کر دیا اور فریقین کو 3 اکتوبر کو ماتحت عدالت کے سامنے موجود ہونے کو کہا. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو حریف سیاسی پارٹیوں پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہے اور کیجریوال اور 3 دیگر آپ لیڈران نے سیشن عدالت کے اس حکم کو چیلنج پیش کیا تھا، جس نے بی جے پی لیڈران اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے داخل شکایت میں انہیں ملزم کی شکل میں طلب کرنے کی مجسٹریٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا. ہائی کورٹ نے آج اپنے حکم میں کہا تھا کہ ماتحت عدالت کے ضمن حکم میں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. ہماچل پردیش میں زوردار بارش کے سبب قومی شاہراہ 707 سمیت مجموعی طور پر 109 سڑکیں بند ہو گئی ہے. ریاستی ایمرجنسی آپریشن سینٹرل نے یہ جانکاری دی ہے. مقامی محکمہ موسمیات نے چمپا، کانگڑا، منڈی، شملہ اور سرمپور، سولن، کلو اور کنور کے کچھ حصوں میں ہلکے سے درمیانی سطح کے سیلاب کا خطرہ ہونے کا الرٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ریاست کے مختلف مقامات پر زوردار بارش میں یلو الرٹ، آندھی اور گرج کے ساتھ بارش کا جاری کیا گیا. ریاستی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ذریعے شیئر کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق شملہ ضلع کے ہاتھی کوٹی اور سرمور ضلع کے پانوٹا صاحب کے درمیان قومی شاہراہ 707 کے رخنہ انداز ہونے کے علاوہ سرمور میں 55 سڑکیں، شملہ میں 23، منڈی اور کانگڑا میں 10 کلو میں 9، لاہور، اسپیتی اور اونا ضلعوں میں 1 سڑکیں بند کر دی گئی ہیں. ایس ای او سی نے بتایا ہے کہ ریاست میں 427 بجلی فراہمی منصوبے بھی رخنہ انداز ہوئے ہیں. اس دوران سرمور، بلاسپور اور منڈی ضلع کے کچھ حصوں میں بھی بارش ہوئی، جبکہ اتوار شام سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریاست کے کئی مقامات پر درمیانہ درجے کی بارش درج کی گئی ہے. ریاست میں سرمور ضلع کا ناہن سب سے زیادہ بارش والا مقام رہا، جہاں 143.5 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے. اس کے بعد نینا دیوی میں 130 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. مادھوی معاملے میں کانگریس لگاتار مودی حکومت کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں سے بھی سوال کر رہی ہے. اس معاملے میں پی ایم مودی کی خاموشی پر بھی سوال ہو رہا. کانگریس کے سینئر لیڈر پون اور ایک پریس کانفرنس کر پی ایم مودی اور آئی سی آئی سی آئی دونوں سے کئی
चुपते हुए सवालात किए गए हैं। अब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दावा किया है कि इस मामले में मजीद इंकशाफात होने वाले हैं। ये दावा जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए हैं। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि अडानी ग्रुप के जरिए किए गए सभी खवानीन के खिलाफ वर्जी की सुप्रीम कोर्ट के जरिए हिदायत करदा रेगुलेटरी इदारे की जांच में सीबी चेयरपर्सन के मफादात के तसादुम होने चाहिए। ऐसा लगता है कि उन सवालात को हुकूमत हिंद ने यूं ही नजरअंदाज कर दिया। अब हैरत अंगेज बेजाब्तगी का ये मामला है कि 3 इदारों से तनख्वाहों की अदायगी से मुतालिक ताजा इंकशाफात हुए हैं। नॉन बायोलॉजिकल वज़ीर आज़म जो अपनी खामोशी के जरिए सीबी चेयरपर्सन को बचाने में मसरूफ है, उनको वाज़ेह तौर से सामने आकर कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। ये लिखने के बाद जयराम रमेश ने कुछ सवालात पेश किए हैं जो इस तरह है। रेगुलेटरी इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी के लिए अहलियत के मुनासिब पैमाने क्या होंगे? क्या वज़ीर आज़म की सदारत वाली एसीसी ने सीबी चेयरपर्सन को लेकर सामने आए उन हैरत अंगेज बातों को जांच की है, या फिर उन्हें सीसी पूरी तरह से पीएमओ को आउटसोर्स कर दी गई है? क्या वज़ीर आज़म को पता था कि सीबी चेयरपर्सन फायदे के ओहदे पर थे और सीबी में अपनी मददगार के दौरान आईसीआईसीआई से तनख्वाह आमदनी हासिल कर रहे थे या फिर नहीं? क्या वज़ीर आज़म को पता था कि सीबी के कुल वक्ती और इसके अलावा शक्ल में मौजूदा सीबी चेयरपर्सन ने आईसीआईसीआई और इसके मुतल्लिक इदारों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा कर रही थी और साथ ही साथ आईसीआईसीआई से आमदनी भी हासिल कर रही थी या नहीं? मौजूदा सीबी चेयरपर्सन को आईसीआईसी से एक और वफद फायदा मिल रहा, जबकि वो बहुत पहले ही लिप्स कर चुके हैं। सीबी चेयरपर्सन को कौन बचा रहा और क्यों? मज़कूरा बाला सवालात पूछने के बाद जयराम रमेश लिखते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल वज़ीर आज़म यूं ही सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं बच रहे। वो आखिर कब तक उन सवालों पर खामोशी इख्तियार कर चुके हैं? हमास और सेहोनी हुकूमत के दरमियान शदीद जंग जारी है और इससे हो रही तबाही को पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बंद कर देख रही। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी ही अवाम खड़ी हो गई है। दरअसल इसराइल के गजा के रफा इलाके से 6 यरगमालों की लाशें बरामद की थी, जिसमें एक अमेरिकी और 5 इसराइली शहरी थे। इसके बाद इसराइली हुकूमत पर अवाम का गुस्सा फूट पड़ा है और वो हजारों की तादाद में सड़क पर उतर चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत यरगमाल बनाए गए लोगों की बहिफाजत रिहाई में पूरी तरह नाकाम है। इसराइली अवाम पहले से ही यरगमालियों की फौरी रिहाई के मुजाहरे कर रही थी, लेकिन अब मुल्क के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन ने गजा में 6 यरगमालों की लाश बरामद होने के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन मुल्क के तकरीबन 8 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदगी करता है, जिसमें सेहत, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग जैसे सेक्टर शामिल है। 11 महीने की जंग में ऐसा पहली बार होगा जब इतना बड़ा अवामी सैलाब इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ सड़कों पर उतरा होगा। इसराइली ट्रेड यूनियन हस्तादरोत के जरिए पीर को किए जाने वाले हड़ताल का मकसद जंग बंदी के लिए दबाव बढ़ाना है ताकि यरगमालों की बहिफाजत रिहाई मुमकिन हो सके। हस्तादरूत ने कहा है कि हफ्ते को गजा की सुरंगों में मिली यरगमालियों की लाशों से पता चलता है कि अगर अब इसराइली हुकूमत ने जंग बंदी के लिए हामी नहीं भरी तो बहुत देर हो जाएगी। एलजेपीआर सरबरा और मरकजी वजीर चिराग पासवान उस वक्त हिंदुस्तानी सियासत में खूब सुर्खियों में है। इस दरमियान सियासत से बिल्कुल अलग एक मामले में उनका जिक्र सामने आया है। दरअसल चिराग की गाड़ी ओवर स्पीड की वजह से टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक चालान कट गया है। मरकजी वजीर की गाड़ी का चालान हो जाने पर महकमा ट्रांसपोर्ट में खलबली सी मच गई है। इस मामले पर आरटीओ की जानिब से बताया गया है कि अगर गाड़ियों के कागजात में कोई कमी पाई जाती है या गाड़ी और ओवर स्पीड होती है तो इसका ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। बिहार में महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रैफिक ज़ाब्तों पर ई चालान अमल कराने और जुर्माने के ऑटोमेटिक अमल का शुरू किया है। ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा और 18 अगस्त से इस नई ई चालान सिस्टम की शुरुआत भी हो जाएगी। बिहार में इस नए ट्रैफिक ज़ाब्ते की जद में चिराग पासवान आ चुके हैं। वो हाजीपुर से चंपारण जाने वाले दौरान नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के मामले में पकड़े गए और महकमा ने ओवर स्पीड का चालान उनके मोबाइल पर भेज दिया। उन्हें 2000 रुपए का जुर्माना हुआ है। हालांकि चिराग पासवान ने भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए जुर्माना भर दिए जाने की बात कही। गौरतलब है कि बिहार में ट्रैफिक के इस नए निजाम के तहत कई नेशनल हाईवे पर जदीद तरीन कैमरे निस्ब किए गए हैं जो यहां से गुजरने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट की तस्वीर खींचकर गाड़ी के फिटनेस, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस फेल होने या फिर ओवर स्पीड पकड़े जाने पर सीधे गाड़ी मालिक के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चालान भेज दिया जाएगा।
ملک کی کئی ریاستوں میں اس وقت مانسون کی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے کئی زبردست جانی مالی نقصان کا سامنا ہے تو کئی لوگوں نے شدید گرمی سے راحت لی ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے مہاراشٹر کے وردھب علاقے میں الگ الگ جگہوں پر شدید بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا، جس کے تحت 12 سینٹی میٹر سے لے کر 20 سینٹی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے پیش نظر وردھب میں ریڈ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے گجرات، مراٹھواڑہ، مغربی مدھیہ پردیش، آسام، میگھالیہ میں الگ الگ مقامات پر بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ اتراکھنڈ، مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، انڈمان نکوبار، جزائر، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اس کے علاوہ سوراشٹر اور کچھ وسط مہاراشٹر، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، شمالی کرناٹک، کیرل اور ماہی میں بھی 7 سینٹی میٹر بارش ہونے کا امکان ہوگا۔ راجدھانی دہلی اور این سی آر میں آسمان پر بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش اور بہار میں موسم کے صاف رہنے کی امید ظاہر کی ہے۔ جنوبی ہند کی ریاست تلنگانہ کی بات کی جائے تو یہاں الگ الگ جگہوں پر آسمانی بجلی گرنے کے ساتھ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور آواز کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر ختام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔